नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी अभियान भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत शनिवार को वैशाली नगर विधानसभा और भिलाई नगर विधानसभा में नागरिकों से भेंट मुलाकात कर उनका हालचाल जानकर शासन की योजनाओं से अवगत कराने के बाद विभिन्न विकास कार्यों की सौगात भिलाई वासियों को दी। शनिवार को दिन भर के विभिन्न कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई निवास से पत्रकारों को संबोधित किया, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। सेक्टर से अब सिटी सेंटर में भी है, बनने देते क्या? बनाया ना, तो हम लोग लगे हुए हैं। उनका काम उजाड़ने का है, बेचने का है, हमारा काम बसाने का है। सीएम साहब, सीएसआर मद को लेकर बहुत चर्चा होती है क्योंकि दुर्ग भिलाई औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ बड़े बड़े उद्योग हैं, उसके बाद भी सीएसआर मद खर्च नहीं हो पाते हैं। विधानसभा में सवाल उठा, क्या राज्य सरकार को इसमें कुछ स्टेप लेना चाहिए कि सीएसआर मद खर्च करने मद के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जिसका उद्योग है। अब उसकी जो नीति है बदल गई है, नहीं तो पहले हम लोग भी विधायक थे और सांसद की अध्यक्षता में सीएसआर मद के आवंटन के लिए बैठक होती थी और यहाँ भिलाई के आसपास जितने विधानसभा है, उस समय वैशाली नगर था नहीं, एक भिलाई था, दुर्ग ग्रामीण भी नहीं था, पाटन, इधर धंधा, तो इन क्षेत्रों में सीएसआर मद का पैसा आवंटित होता था। उसके लिए बैठक करते थे, सांसद की अध्यक्षता में बैठक होती थी और हम लोग जाते थे और वितरण होता था। अब तो किसी पूछते नहीं। ये वहाँ जब बात होगी पीएम केयर फंड में देने की तो तुरंत पहुँचा देंगे, लेकिन यहाँ के जनता के लिए कोई देना हो तो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं भारत सरकार के, वो ठेला भर नहीं देंगे और देंगे तो फिर वो दुनिया भर के बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है, अभी उसका एस्टिमेट नहीं बना है, वो ज़्यादा बन गया है, वो 10 प्रकार के बहाने नहीं करना है, 10 प्रकार के बहाने आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगली बार जब सरकार आएगी 2023 में 500 रुपये सिलेंडर, 350 रुपये जैसा कि 400 वो 350 रुपये। तो जब छत्तीसगढ़ में अगर आपकी सरकार रिपीट होती है तो सिलेंडर को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात है कि चुनावी घोषणा पत्र है वो पार्टी तय करती है, पार्टी का अध्यक्ष हैं, पार्टी मीटिंग हुई होगी और उसके विपक्ष में हैं तो तैयारी पहले से कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब हम लोग विपक्ष में थे तो हमने कहा कि राशन 35 किलो देंगे हर परिवार को, साल भर पहले से हमने घोषणा कर दी। और उसी प्रकार से 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। राहुल गांधी जी आए, फिर ऋण माफ़ी की बात उन्होंने कही, कुछ महीने पहले से उन्होंने कर दिया था। तो अभी हम लोग सत्ता में हैं और जब घोषणा पत्र बनेगी तब ये जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मिल पाएगा। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है, स्मार्ट सिटी को लेकर के भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। रायपुर में आज सांसद सोनी जी ने कॉन्फ्रेंस ली और केंद्रीय टीम भी आई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते हैं और प्रधानमंत्री जी विज्ञापन यहाँ छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों के विज्ञापन छपवाते हैं। इसमें क्या कैसे देखेंगे आप? 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, रोज विज्ञापन आ रहा है, आवास के भी विज्ञापन आ रहे हैं, शौचालय के विज्ञापन आ रहे हैं और सड़कों की विज्ञापन आ रहा है। तो हम लोग बनाए तब तो उपलब्धि हुई है। ये लोग केंद्र सरकार अलग करती है कहानी और ये लोग अलग करते हैं, तो इसके अब 2 मुंह हैं, अलग अलग बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जैसे कि गरीबों के लिए आप लोग योजना जो बना रहे हैं उसमें जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुछ जो सरकार है उसका ध्यान ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाता। मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ज़्यादा पिसता है क्योंकि उसको अपनी लाइफस्टाइल भी अच्छी मेंटेन रखनी है और साथ साथ गरीबी के दर्श भी झेलना है। तो उसके लिए कुछ कभी कोई प्रायोरिटी बेस पे, जैसे अभी स्कूलों की भी बहुत फीस है, अस्पतालों के लिए भी बहुत फीस है, तो मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत फीस। देखिए, कुछ योजनाएं हैं वो सबके लिए है, राशन जैसे सबके लिए है, बीपीएल है तो फ्री में मिल रहा है, एपीएल है उसके 10 रुपये में। दूसरी बात है श्री धन्वंतरी योजना, इलाज के कहें कुछ 40% से 72% तक के उसमें सस्ती दवाइयाँ हैं। इलाज भी चाहे हाट बाजार क्लिनिक हो, मेडिकल मोबाइल यूनिट हो, सब फ्री में है। आप जिला अस्पताल में चल देंगे तो 90% प्रकार की खून की जो जांच है वो सब फ्री में है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो सबके लिए है। जैसे बिजली बिल का है, वो चाहे कोई मजदूर हो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो,
सबको बिजली बिल का आधे का लाभ मिल रहा है। बहुत सारी योजनाएं जो सबके लिए। अभी भी है सर, स्कूलों में बहुत मनमानी फीस ली जाती है। अच्छा, स्कूलों की बात करें तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने खोला है, 279 संचालित है, 101 इस साल के बजट में अभी जो सत्र खुलेगा उसमें 101 नए स्कूल खुल रहे हैं। तो ये ऐसी योजना है जो सबके लिए है। बीएसपी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि आप विकास के लिए सौगात लेके जाते हैं, कई बार बीएसपी वाले व्यवधान उत्पन्न करते हैं। पहले उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, एक डॉन के स्टाइल में रहते हैं कि यादव साहब, इनके मनशोर साहब भी हैं, सर इनडायरेक्टली जुड़े होंगे आपसे। ये बोलते हैं एनओसी नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस वाले को विकास नहीं कर देंगे। तो क्या वो वाकई कांग्रेस से जुड़े हैं कि मतलब अपने मन की मतलब बात? अब इनकी मजबूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार है वो जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है, तो आप देखें CSR मद का पैसा कहीं दिखता है? चाहे NMDC का हो, चाहे PSP का हो, चाहे और किसी का हो, दिखाई देता है? नहीं दिखता। क्यों? उनके आंखें ने उनको रोक कर रखा है। हम लोग मीटिंग लेते तो पर भी नहीं देते। मतलब NMDC अधिकारियों के साथ मीटिंग लेते दंतेवाड़ा में, 2 साल से नहीं दे रहे हैं। और वहीं वहाँ फोन पर आ जाता है, करोड़ों रुपये PM केयर फंड में दे देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं देंगे। तो ये यादव बंचोर इनकी बात नहीं है, बात वहाँ की है। यहाँ नहीं होने देना है, नहीं होने देना है। पुलिस तो आपकी है, जबकि राज्य सरकार की ओर से पूरी सुविधा। आपको देखें अतिक्रमण हटाने के लिए कभी जैसे शासनकाल में कभी पुलिस देती थी क्या? हमारे राज्य सरकार से पुलिस देते अतिक्रमण हटाने के 15 साल में? बता दें एक भी उदाहरण। इस भिलाई स्टील प्लांट को बचाने के लिए हम लोगों को क्या क्या मुसीबतें नहीं चली। अकबर भाई बैठे हैं, मैं भी हूँ, विधानसभा में कितने प्रश्न उठाए, संगठन के माध्यम से कितने आंदोलन किए। राव घाट कभी शुरू नहीं हुआ था। राव घाट को तो निजी हाथों में बेचते रहते भाजपा वाले। यदि राव घाट बचा है तो केवल कांग्रेस के कारण से बचा है। और आज शुरू हुआ राव घाट से आयरन और आने का, तो हमारे शासनकाल में हुआ है। ये तो चाहते ही नहीं ना, नगर नार शुरू नहीं हुआ है, वो बिकने के लिए सारी पार्टियां आ चुकी, पहली बार विजिट कर चुके वो लोग बिल्डिंग डालने के लिए। ये तो हम लोग थे हैं और लड़ते रहे वर्षों से, इस कारण से भिलाई स्टील प्लांट बचा हुआ है। तो ये फिर दूसरा रास्ता निकाले, एक एक यूनिट बेचते गए, ऑक्सीजन प्लांट बेचते गए, सीटा प्लांट बेचते गए, इस प्रकार से किया। खंडहर पड़ा हुआ है, अभी आए फ्लैट, इतना बढ़िया हरियाली है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सियासत की पिच पर गुगली फेंकी है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के पास चेहरा है CM भूपेश बघेल और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने यह भी कहा कि मतदाता वोट देते समय उपलब्ध सभी चेहरों को देखकर, विकल्पों को देखकर वोट करता है कि कौन सबसे बेहतर होगा। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव रायपुर स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। सोनिया जी, चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार से आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो फीडबैक मिल रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आधी आबादी चाहती है कि मुख्यमंत्री के रूप में आप बने। तो जो अभी ये जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, क्या उसका असर आने वाले चुनाव में कांग्रेस को देखने को मिलेगा? लोगों का भी रोल रहता है, एक हद तक रोल रहता है, लेकिन अंततः मतदाता जागरूक होके आज ये निर्णय करता है कि अब ये परिस्थिति है, जिनके नाम भी आएंगे अब ये परिस्थिति है, तो हम वोट जो करेंगे विकल्पों में बेस्ट विकल्प कौन सा है, फिर उनको वोट देंगे। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि हमारे जो फेस रहेंगे, आज मुख्यमंत्री जी हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे चुनाव के फेस मुख्यमंत्री के वही रहेंगे। कोई कारण नहीं दिख रहा है कि वो नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं तो लीड करेंगे चुनाव में। और लोग ये देखेंगे कि अब भाजपा है, आम आदमी पार्टी है, NCP है, जोगी कांग्रेस है, अन्य दल हैं, कांग्रेस है, इसमें बेस्ट कौन है। ये तो तय हो गया कि ये दलों के ये लोग रहेंगे। इस बार बीजेपी का चेहरा नहीं दिख रहा, शायद उन लोग किसी को रखें, तो फिलहाल चेहरा नहीं दिख रहा। पहले कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि ये रमन सिंह जी हैं, स्थापित चेहरे हैं, कांग्रेस के पास कोई भी नहीं है, ये कैसे करेंगे। लेकिन मतदाताओं ने मौका दिया, कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत दिया, बहुत विश्वास किया, सब वर्गों ने मिलकर किया, तभी ऐसा परिणाम आ सकता था, नहीं तो असंभव है। अब बात उल्टी है,
कि कांग्रेस के पास एक चेहरा है, विपक्ष के पास चेहरा नहीं दिख रहा। कांग्रेस किसानों के लिए, अन्य वर्गों के लिए कई नीतियों के माध्यम से काम कर रही है और कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो मतदाता है वो तय करेंगे कि अच्छा इतना काम ये सब हुआ, कुछ कमियां हैं, चलिए अगले बार दूर हो जाएंगी। विकल्प है नहीं ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो करके फिर वो वोट देंगे। पर मेरे को जो लगता है एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में, कांग्रेस के व्यक्ति के रूप में नहीं, एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में कांग्रेस की सरकार ठीक है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 13 अप्रैल को एक दिवसीय बस्तर प्रवास पर आ रही हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी तो तैयारी कर ही रही है, प्रशासनिक अमला भी बंदोबस्त में लग चुका है। इसे लेकर एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के जारी होते ही भाजपा ने विरोध जताया। प्रदेश भाजपा के महामंत्री केदार कश्यप ने इस मामले में बयान जारी कर कहा है कि प्रियंका वाड्रा गांधी के बस्तर दौरे को लेकर कांग्रेस सरकार ने सरकारी तंत्र को भीड़ जुटाने के काम में लगा दिया है। बाकायदा लिखित आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि प्रियंका गांधी क्या विधायक, मंत्री या सांसद है जो सरकारी तंत्र को जुटा रखा है। प्रियंका वाड्रा का छत्तीसगढ़ के बस्तर में 13 तारीख को प्रवास का कार्यक्रम है और वहां पर वो महिलाओं के साथ में मिलकर के उनके साथ में संवाद करने का ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने तय किया है। और इसके लिए पूरे भीड़ लाने की जवाबदारी सीओ लोग, वहां के जो अधिकारी, निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर वो दायित्व सौंप रहे हैं ताकि वो प्रियंका वाड्रा के कार्यक्रम में भीड़ ला सके। उनके लेटर हेड के माध्यम से ये जाहिर भी हो चुका है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि प्रियंका वाड्रा क्या यहां की विधायक है कि मंत्री है कि लोकसभा के सांसद है, जिनके लिए आपका पूरा सरकारी तंत्र इस पे जुटा हुआ है। और ये आपकी सरकार की असफलता का जीता जागता प्रमाण है कि आपको अपने योजना पर, आपके अपने जो आदे आप लोगों ने किए थे वो पूरी तरीके से असफल हो चुके हैं। बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आपके इस नापाक इरादे को समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दुर्ग जिले की बेटी चंद्रकला ने ग्राम पुरई के तालाब में 8 घंटे से भी अधिक समय तैरकर रिकॉर्ड बनाया है। इस अवसर पर गृह मंत्री विधायक ने तालाब पहुंचकर उसका हौसला बढ़ाया। ग्राम पुरई के डोंगिया तालाब में महज 15 साल की है चंद्रकला ओझा, जिसने 8 घंटे से अधिक समय तालाब में तैरकर गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि सुबह 5 बजे से तैराकी शुरू कर 1 बजे तक तैरकर बनाया गया। गौरतलब है कि दुर्ग जिले की बेटी चंद्रकला ओझा ने विश्व रिकॉर्ड में अपना और अपने प्रदेश का नाम लगातार तालाब में तैरकर बनाया है, जिसका हौसला बढ़ाने स्थानीय विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी डोंगिया तालाब पहुंचे। इसके साथ ही स्थानीय गांव वालों की तालाब किनारे लगातार भीड़ भी लगी रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। बर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला बर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का बर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 9300540111 नियर एक्सिस बैंक ATM। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है।
बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटीड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग कुशाभाव भवन में 3 दिवसीय 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग, स्क्वाट, बेंच प्रेस एवं डेड लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 22 जिलों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। दुर्ग जिला पावर लिफ्टिंग संघ, राज्य युवा मितान क्लब एवं उत्कल क्रीड़ा मंडल के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की स्मृति में 3 दिवसीय 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग, स्क्वाट, बेंच प्रेस एवं डेड लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश से लगभग 22 जिलों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसे महिला एवं पुरुष वर्ग ने बॉडी वेट उठाकर अपने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं प्रतियोगिता में विजयी होने वाले प्रतिभागियों को आगामी दिनों में कर्नाटक में होने वाली वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जिन प्रतिभागियों ने अव्वल दर्जे का प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने अनुभव कुछ इस तरह से साझा किए। ये पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता है, जिसमें अपने छत्तीसगढ़ के लगभग 22 जिले और यूनिट के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। लगभग 300 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, जिनका चयन तमिलनाडु में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाना है और साथ ही रांची में होने वाली प्रतियोगिता के लिए किया जाना है। पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता है, जिसमें 3 इवेंट है, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट, और ओवरऑल टोटल में जो चैंपियन बनता है उन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है राज्य प्रतियोगिता के लिए। छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग छत्तीसगढ़ स्टेट हुआ था, 3 दिवसीय कार्यक्रम था ये। इसमें मैं मयंक सोनी जूनियर वर्ग में भाग लिया था 120 कैटेगरी में, जिसमें मैंने स्क्वाट 245 केजी, 140 केजी बेंच और 260 केजी डेड लिफ्ट मारा है। मैं बिलासपुर जिला से आया हूँ यहाँ खेलने के लिए। ये स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुआ यहाँ पे, जिसमें नेशनल का ट्रायल, साथ में रॉ और इक्विप्ड का दोनों का ट्रायल, मैं दोनों में पार्टिसिपेट किया 93 कैटेगरी में, जिसमें मेरा अच्छा खेल हुआ। और यहाँ का जो व्यवस्था था, जो भी यहाँ के कोच हैं, मैनेजर हैं और जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं हो गए, जैसे कि मेरे कोच आसिफ अली हो गए, टंडन सर हो गए, साथ ही साथ यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र कृष्णा सर हो गए, बहुत अच्छे हैं। ये हमें हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिलासपुर से हैं तो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। ग्रुप के माध्यम से, हमारे नंबर के माध्यम से हमें हमेशा इनकरेज करते हैं कि आओ खेलो, और जो भी तुमको लगेगा, मतलब कि हम प्रोवाइड करेंगे, एक मंच प्रोवाइड करते हैं हमको खेलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मेरे को सेकंड प्राइज़ मिला डेड लिफ्ट में, 160 किलो उठाया था। अभी प्राइज सेरेमनी चल रहा है, अब आगे का मेरे को जितना पता होगा, बाकी जजेस के ऊपर से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके बेस पे शायद अभी नेशनल के सिलेक्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव था, जज यहाँ के बहुत अच्छे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
लौह नगरी भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पोर्टल के संपादक तथा ट्रू सोल्जर अखबार के भिलाई प्रतिनिधि मोहन साहू का रविवार की सुबह 10:15 बजे दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 10 मार्च को बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक स्थित उनके गृहग्राम तवेरा में किया जाएगा। मोहन साहू के आकस्मिक निधन पर न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ, स्टील सिटी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों सहित ग्रैंड एशियन न्यूज की तरफ से शोक व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पत्रकार कॉलोनी सुपेला निवासी मोहन साहू पिछले 3 दशक से सक्रिय पत्रकारिता में रहे। श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष सहित अनेक संगठनों का नेतृत्व उन्होंने किया। मोहन साहू हिंदुस्तान के सभी धार्मिक स्थानों का अपनी पत्नी और माता पिता के साथ लगभग दौरा भी कर चुके हैं। सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके मोहन साहू के निधन से पत्रकार बिरादरी शोकमग्न है। मृदुभाषी मिलनसार मोहन साहू के निधन से पत्रकार बिरादरी में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार मोहन साहू के निधन पर राज्य के मुखिया ने भी शोक व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर, स्टील सिटी प्रेस क्लब भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ ने उनके आकस्मिक निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। निगम भिलाई के वार्ड 22 क्रूद बस्ती में भक्त मां कर्मा जयंती समारोह मनाते हुए क्षेत्रवासियों ने भक्त मां कर्मा की शोभा यात्रा निकाली, जिसने पूरे वार्ड का भ्रमण किया और जन जन को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। वार्ड 22 के साहू समाज द्वारा भक्त मां कर्मा जयंती समारोह मनाया गया, जिसके तहत भक्त मां कर्मा की शोभा यात्रा क्षेत्रवासियों द्वारा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में विशेष तौर पर साहू समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं सहित समाज के गणमान्यों ने हिस्सा लिया। यात्रा में भक्त मां कर्मा के भजन निरंतर गाए जा रहे थे। साथ ही विशाल कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया था। कलश यात्रा में हर उम्र की महिलाओं ने अपने सर के ऊपर कलश उठाकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। साहू समाज के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज को उपलब्ध कराई है। ये आज हमारे यहाँ भक्त माता कर्मा जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ हर वर्ष भव्य रूप से मनाया जाता है। इसमें प्रथम में माता जी का शोभा यात्रा निकाला जाता है। उसके बाद फिर मंच में हमारे सामाजिक कार्यक्रम और हमारे बड़े जो सामाजिक उनके द्वारा समाज को करने के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है और हमारे समाज के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की संस्कृति प्रस्तुत की जाती है और साथ में भोजन भंडारा का भी विशाल भंडारा का आयोजन रखा जाता है। भक्त मां कर्मा को मानने वालों ने शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं भक्त मां कर्मा से क्षेत्र, जिला व प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना भी की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड 26 के बॉम्बे आवास स्थित छोटे से हनुमान मंदिर की मूर्ति खंडित होने का मामला हनुमान जयंती के दूसरे दिन प्रकाश में आया था, जिसे जामुल थाना की टीम ने बहुत ही सहजता से मानवता का परिचय देते हुए सुलझाया, जिसके लिए क्षेत्रवासी रविवार को जामुल थाना पहुंचे और थाना प्रभारी सहित पूरे स्टाफ का स्वागत सम्मान फूल मालाओं से किया। हनुमान जयंती के दूसरे दिन वार्ड 26 बम्बई आवास के रहवासियों ने अपने क्षेत्र के छोटे से हनुमान मंदिर के पास जो नज़ारा देखा, उससे उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची। तत्काल उन्होंने जामुल थाना की टीम को इसकी सूचना दी और इस मामले में जामुल थाना प्रभारी सहित उनकी पूरी टीम की कार्यकुशलता की वजह से मामले को काफ़ी सहजता से मानवता का परिचय देते हुए जामुल थाना की टीम ने सुलझा दिया, जिसकी वजह से जामुल थाना टीम का धन्यवाद ज्ञापन करने के उद्देश्य क्षेत्र की जनता रविवार को जामुल थाना पहुंची और जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन सहित पूरे स्टाफ का फूल मालाओं से स्वागत किया और मुंह मीठा कराया एवं कहा कि जामुल थाना की पूरी टीम दुर्ग जिले में सबसे बेहतर कार्य कर रही है और यही एक थाना क्षेत्र है जहां आम जनता
पुलिस से बेखौफ होकर अपनी समस्याओं को लेकर आती है। वहीं जामुल थाना प्रभारी ने पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय बनाकर चलते हुए और मधुर रिश्तों को बनाते हुए आगे और कार्य करने की बातें कही हैं। जी, सर्वप्रथम तो मुझे वहाँ से मोहल्ले के द्वारा सूचना मिली कि मूर्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति ने खंडित कर दिया है, तोड़ दिया है। तो हमने तत्काल प्रभाव में टीआई साहब से फ़ोन पे बात की है। टीआई साहब को आके आवेदन भी दिए। तत्काल में उन्होंने एफआईआर लिया और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की आश्वासन भी दी। और उसके पश्चात पुलिस स्टाफ और टीआई साहब के द्वारा वहाँ पे पूरा आयोजन किया गया। मूर्ति को स्थापित करने के लिए पूरे पंडित साजो सामान के साथ व्यवस्था की गई और इस सब चीज़ों के लिए ही आज हम उनके आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे पूरा फुल सपोर्ट है सर का और सब साथ दिए। ये जो घटनाक्रम बीता, आज जो पुलिस और पब्लिक के बीच का जो प्रगाढ़ संबंध को आज हमने देखने मिल रहा है, ये एक नज़ीर पेश करेगा। पुलिस और पब्लिक का संबंध इस तरह प्रगाढ़ बना रहे और एक दूसरे के सहयोग से जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति है, निर्मित होती है, उसको हम अच्छे से निपटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार अपना संबंध प्रगाढ़ बना रहे और क्षेत्र में शांति एवं मोहल्लेवासियों का सहयोग है। तत्कालिक जो संभव हो पाया आपस में समन्वय से सब मिलजुल किया गया है। हम उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से संबंध हमारा बना रहे और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी। इसी तरह हमारे मार्गदर्शक हैं, वो भी मौके मौजूद रहे। उन्होंने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया मामले को और उम्मीद हम यही करते हैं कि पुलिस और पब्लिक का संबंध बना रहे और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। इस घटना का बड़े ही सहजता से जामुल थाना की टीम द्वारा निराकरण किया गया, जिससे पुलिस और पब्लिक के बीच के रिश्ते काफी प्रगाढ़ नजर होते आ रहे हैं। ऐसे नज़ारे बहुत ही कम या यूँ कहें ना के बराबर देखने और सुनने को मिलते हैं, जहां एक और जामुल थाना की टीम ने इस घटना का निराकरण कर एक मिसाल कायम की है, तो वहीं क्षेत्र वासियों ने भी थाना प्रभारी सहित पूरी टीम का सम्मान करके एक और नई मिसाल कायम की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी हजरात को रमज़ान शरीफ मुबारक हो और माह रमज़ान के साथ साथ ईद की भी तहे दिल से दिली मुबारकबाद। और इस माह रमज़ान के मौके पर आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप सभी माह रमज़ान का इस्तकबाल करें और उसकी कदर करते हुए खूब इबादत करें, खूब सदका करें, खूब नेकी कमाएं, अच्छे अच्छे काम करें। टीवी देखने से, अपना समय बेकार करने से बचें, मोबाइल से बचें और गलत काम करने से बचें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेक काम करें, सदका करें और लोगों को खाना खिलाएं, सहरी कराएं, इफ्तारी कराएं और जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनकी मदद करें। चाहे वो किसी भी कौम का हो, अपने सभी पड़ोसियों को ख्याल रखें और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए अपने देश की शांति के लिए, एकता अखंडता के लिए दुआएं करें और हमारा भाईचारा कायम रहे, इसके लिए दुआएं करें और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए ईद भी मनाएं और सौहार्द बनाए रखें। और हमें सभी को रमज़ान शरीफ और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, ये आपकी सेवा में दिन के 11 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक और वो भी सप्ताह के 7 दिन। और पूरे परिवार के साथ बेहतर खरीदारी के लिए चले आइए, यहाँ आपके लिए है बहुत कुछ। और जिसके लिए पता तो याद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सूर्या मॉल के सामने खुला मैदान, सूर्या बिहार चौक, भिलाई। सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788229606 9424124667। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना कीर्ति लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रमजान के पाक महीने में रोजा रखने वाले जरूरतमंद लोगों की सहायता करना खुदा की इबादत करने के बराबर है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले मुस्लिम समुदाय के रोजेदारों को इफ्तार तथा सेहरी करने में परेशानी ना हो, इसके लिए रोशनी वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी रिसाली द्वारा मरूदा बस्ती में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इस पाक माह में जरूरतमंद रोजेदारों तथा असहाय लोगों की सहायता करना उचित समझा है। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से हम सब लोग आए हैं और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए, और हमारा मकसद है ज़रूरतमंदों की सहायता करना और एजुकेशन शिक्षा के विभाग में हम उनकी मदद करना चाहते हैं। आप लोग की दुआ रहेगी और अल्लाह की रहमत रहेगी तो हम इसी तरह हर साल इस प्रकार से काम करके आप लोग की मेरे हैं उनके लिए तो अल्लाह ताला उनके घर में बरकत दे, अल्लाह सबके उनके परिवार को खुश रखे। सब के लिए बोल रही हूँ, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। आमीन आमीन। हम यही चाहते हैं अल्लाह उनके घर हर खुशी रखे, हर बरकत दे। बस उनके परिवार के हाथ पैर सलामत अल्लाह ताला बरकत ही देते रहे। बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। शहर में कबाड़ और कंडम रूप से खड़े वाहनों पर दुर्ग नगर निगम सख्त हुआ है। अव्यवस्थित और बेकार खड़े वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत लगातार गली मोहल्ले व सड़क किनारे कंडम और बेकार अव्यवस्थित खड़े वाहनों पर दुर्ग नगर निगम अब सख्त रूप अपनाते हुए जब्ती की कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग नगर निगम की विशेष टीम ने दुर्ग निगम आयुक्त के दिशा निर्देश के अनुसार अव्यवस्थित खड़े एक वाहन जब्ती बनाकर निगम में लाया गया। इस संबंध में अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने मुख्य मार्ग में जो अवैध रूप से ठेले या कंडम गाड़ियां रखी गई है उसको हटाने का अभियान चल रहा है, जिसके तहत आज आत्मानंद स्कूल के आसपास से हम लोग कंडम गाड़ी और ठेले को हटवाए हैं। अब उसके लिए साहब से चर्चा करते हैं और गली के अंदर भी कंडम गाड़ियां बहुत खड़ी रहती है, उसके बारे में भी साहब को जैसे निर्देश होगा वैसे ही हम कार्रवाई करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
बेमेतरा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें साजा विकासखंड के ग्राम बीरनपुर में दो समुदाय के बीच शनिवार को झड़प हो गई, जिसके बाद पत्थरबाजी में घायल होने से एक युवक की मौत भी हो गई। वहीं खूनी संघर्ष में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। घटना शनिवार को बच्चों की साइकिल गिरने से शुरू हुआ विवाद बाद में बड़ों के संघर्ष को बीच में तब्दील हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस थाना साजा को सूचना मिलने के बाद कलेक्टर सहित पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर 9 लोगों के ऊपर केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़कर पुलिस के द्वारा जांच कराई जा रही है। पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए एक गाड़ी को आग के हवाले करने से पूरे गांव में 144 धारा लागू कर दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। वहीं पंचनामा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इस घटना में 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। वहीं एक एएसआई सहित 3 युवक घायल हुए हैं, जिनका साजा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद 2 समुदाय में लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में एक की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य घायल हैं। अभी घटना लगभग कंट्रोल पर है और ये घटना सुबह बच्चों के आपस में विवाद और साइकिल में गिरने के से शुरुआत हुई थी और उसको लेकर गांव में 2 पक्ष में विवाद हुआ था और चौराहे पे ये हल बैठे थे कि इसको हल किया जाए और क्यों विवाद हुआ, क्या हुआ करके बच्चों से शुरुआत हुई और बड़े तक पहुंची और उसमें वाद विवाद हुआ और इसमें से एक पक्ष का एक की चोट लगी और उसमें गंभीर चोट होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर तत्काल पहुँचा और पूरी आपस में काफ़ी देर तक एसपी साहब ने भी समझाइश दी और हमने भी समझाइश दी इनको और समझाइश देने के बाद कहा कि जो घटनाएं हो गई है उस पर जिसका भी जो पक्ष अपराध बनेगा हम उसमें पूरी कायम करेंगे और दोनों तरह से कार्रवाई की जाएगी। ये सारी समझाइश देने के बाद भी नहीं मान रहे थे, बच्चे उग्र थे, 18-19 साल के लगभग थे, सारे लोगों को समझाइश दी गई। नहीं मानने पर हम लोगों ने पूरी फोर्स बुला के और पूरी लोग को वहाँ से हटाया, तितर बितर किया और उसमें एक धारा 140 लगा दी गई है। सुबह हुआ है जिसमें 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है और इस विवाद बहुत बढ़ गया है और इसमें एक 23 साल का लड़का है, उसकी मृत्यु हो गई है और इसके बाद बॉडी निकालने के लिए जब पुलिस टीम आई है उन पर भी हमला हुआ है, जिसमें एएसआई ठाकुर उनको सिर पर गंभीर चोट आई है जो अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में है और अन्य 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है, जिस पर मौके पर तुरंत मैं और कलेक्टर साहब और तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और गांव वालों को काफ़ी देर समझाइश दी गई है और इनको पूरी कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया है। गांव वालों द्वारा 9-10 लोगों को चिन्हांकित किया गया है और उनमें से इन्होंने 11 लोगों को चिन्हांकित किया और उनमें से 9 लोगों को पुलिस अपने कस्टडी में ली है और उनसे पूछताछ जारी है और भी लोग जो संदिग्ध है उनको पकड़ने की कार्रवाई जारी है। लेकिन कुछ और लड़के जो है यहाँ पे पैरा में आग लगा दिया और लाठी डंडे से हमला करने की कोशिश की है, जब उनको गाड़ी में भी आग लगाया है और 2-3 बार इनको रोकने के बावजूद अलग अलग रास्तों से जाकर दूसरे पक्ष के घर पे हमला करने की प्रयास किए हैं, जिस पर यहाँ का जो एसडीएम है, एसडीएम साजा द्वारा 144 घोषित किया गया है और बल प्रयोग द्वारा इनको तितर बितर किया गया है। वर्तमान में अभी गांव में टेंशन ज़रूर है लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में है और पुलिस यहाँ कंटिन्यूअस अभी जब तक नॉर्मल नहीं होती तब तक यहाँ पुलिस पिकेट लगा के रहेंगे। बहरहाल स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में होने से उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। एहतियात के लिए स्थिति को नियंत्रण करने के लिए दूसरे जिले से बड़ी संख्या में फोर्स भेजी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। रास्ता रोककर शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को मोहन नगर थाना पुलिस ने जयंती नगर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुकेश चीरा और मनदीप सूरी ने रास्ते में खड़े होकर संदीप की स्कूटी को रोककर उसे गाली गलौज करते हुए शराब पीने के लिए 2000 रुपए की मांग की। जब संदीप ने पैसे नहीं होने की बात कही तो दोनों आरोपी उससे मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।